नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे हमारे यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 10 टॉपिक और उन 10 टॉपिक से बनने वाले मोस्ट आईएमपी टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी जो एग्जाम होगी उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक और चलते हैं अब हम इन महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन की ओर और साथ ही जानेंगे कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे संबंधित आज का वीडियो हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं हमारे जो टॉपिक होंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आज हमारे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पोषण और भोजन से संबंधित टॉपिक जो होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही परिवार और आवास से संबंधित जो है वो भी मिलेंगे। पारिस्थितिक और उसके घटकों से संबंधित, वायुमंडल की परतों से संबंधित और विटामिन और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण सम्मेलन, इनसे अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राष्ट्रीय उद्यान और उनके संरक्षण से संबंधित प्रश्न, साथ ही हमारे पर्यावरण दिवस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिवस तिथियां होती हैं, सांस्कृतिक कृषि अनुसंधान से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और स्वास्थ्य, रोग और स्वच्छता, इनसे संबंधित भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये थे हमारे वो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन बने हैं और वही क्वेश्चन जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर धारा 45 यानी 45 के अनुसार नगर पालिका का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है या कौन सा होता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई व्यवस्था या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर धारा 45 के अनुसार नगर पालिका के मुख्य कार्य की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य कार्य उसके लिए जो बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं ये सभी, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा वो बनेगा उत्तर। क्योंकि जो नगर पालिका होती है उनका कार्य जो होता है सार्वजनिक सड़कें, उनके लिए प्रकाश भवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जो सेवाएं होती हैं उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन यहाँ पर करती है नगर पालिका। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है वो है, वह सभी संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष अधिनियम के द्वारा आरक्षित नहीं है, नगर पालिका में निहित होगी, यह किस धारा में है। तो यहाँ पर धारा 68 है, 69 है या फिर 70 या फिर 71। तो यहाँ पर बात की जाए उस धारा की तो वो धारा यहाँ पर रहती है धारा 68। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो सार्वजनिक भूमि, बाजार जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, संपत्तियां होती हैं, जो नगर पालिका के अंतर्गत आएंगी और जो राज्य के द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण की कक्षा में कहानी सुनाने को एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, कहानी सुनाना, ये पर्यावरण की जो पुस्तकें होती हैं उनमें जो पाठ होते हैं वो छोटी छोटी कहानियों के रूप में होते हैं। और इस प्रकार का जो स्टोरी टेलिंग ईवीएस होता है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों उनमें कहानियों को जोड़ा गया है। तो देखिए, ये हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करती हैं, बच्चों को शांत रखता है या संदर्भित शिक्षा प्रदान करता है और कल्पना एवं रचनात्मकता को पोषित करता है या फिर केवल मनोरंजन का साधन है। तो देखिए, यह संदर्भित शिक्षा प्रदान करता है और कल्पना एवं रचनात्मकता को पोषित यहाँ पर करता है। ऑप्शन थर्ड होगा प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में कौन सा रोग फैलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब जो संक्रमित स्तनधारी होते हैं इनसे मनुष्य में कौन सा रोग फैलेगा, रेबिस, मलेरिया, चेचक या फिर एड्स। तो यहाँ पर बात की जाए रेबिस की, तो रेबिस जो होता है ये एक ऐसा रोग होता है जो स्तनधारी, जैसे कुत्ता हुआ है ना, यहाँ पर चमगादड़ हुआ, इन्हीं जीवों की लार जो होती है, कुत्ता हो गया, शियार हो गया, है ना, और भी कोई स्तनधारी हो सकते हैं जिनके लार में रेबिस के जो वायरस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और आमतौर पर इनके काटने, खरोचने आदि के माध्यम से ये
जो रोग होता है ये मनुष्य में फैल जाता है। अब यहाँ पर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया तो मच्छरों से होता है। चेचक की बात करें तो यहाँ पर चेचक भी जो होता है ये भी एक संक्रामक रोग है, और जो कि एक वेरिकाला जोस्टर वायरस होता है उसके कारण से ये होता है। एड्स है, ये भी एक यौन संक्रमित रोग होता है। तो यहाँ पर बात की जाए रेबीज, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया के ऊपर अभी हमने बात की थी। तो मलेरिया यहाँ पर जो होता है मच्छरों के द्वारा होता है, और निश्चित रूप से मच्छर तो होते हैं, पर मच्छर में नर मच्छर या मादा मच्छर ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग जो होता है। और जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये मनुष्य में संचरित होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है व्यक्तिगत स्वच्छता किसमें मदद करती है? ये एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाने, वैचारिक स्थिरता प्रदान करने, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जाए व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है ये मदद करती है उपरोक्त दोनों में। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है हमारे रोगों की रोकथाम करती है, साथ ही साथ हमारे आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव जो होते हैं उनको ये बेहतर करती है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या होगी? तो यहां पर बात की जाए WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा, स्वास्थ्य केवल रोग दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। दूसरा विकल्प है स्वास्थ्य जीवन की वह गुणवत्ता है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम बनाती है। थर्ड है केवल शारीरिक रोग की अनुपस्थिति, और फोर्थ है केवल मानसिक सुख शांति। तो देखिए हमें WHO के अनुसार देखना है, और वो होगा स्वास्थ्य केवल रोग की दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। अब देखिए सामाजिक शारीरिक कल्याण का मतलब क्या होता है? तो शारीरिक कल्याण का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ है और सही ढंग से काम कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई चोट वगैरह ना हो। मानसिक कल्याण की बात की जाए, अब मानसिक कल्याण का मतलब होता है कि हमारा मन स्वस्थ हो, हमारे मन में किसी प्रकार का जो तनाव है, भावनाएं हैं, वो उनको हम ठीक तरह से कंट्रोल कर पाए, ये हमारा मानसिक कल्याण है। और सामाजिक कल्याण का मतलब होता है कि व्यक्ति के अच्छे संबंध हों समाज के साथ में, समाज के लोगों के साथ में, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ संबंध, यहाँ पर उनके व्यक्तिगत व्यवहार ठीक हो। तो ये हमारा जो होता है सामाजिक कल्याण। तो जब हम पूरी तरह से इस शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्थाओं की बात करेंगे तो वही हमारा स्वास्थ्य होगा। लंबे समय तक किस चीज के सेवन से मानव शरीर जो होता है कंकाल के रूप में रह सकता है, मतलब कंकाल के रूप में बदल सकता है लंबे समय तक? तो यहाँ पर बात की जाए लंबे समय तक तंबाकू का सेवन, लंबे समय तक शराब का सेवन, ड्रग्स की लत, या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा तंबाकू का सेवन। तो देखिए तंबाकू का जो सेवन होता है निश्चित रूप से ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पर तंबाकू का जब सेवन कोई करता है तो उससे शरीर में क्या समस्याएं, क्या रोग होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि इनसे संबंधित जो होता है कैंसर जो होता है वो रोग यहाँ पर तंबाकू के सेवन से सबसे ज्यादा होता है। शराब के सेवन से यहाँ पर लीवर जो होता है वो खराब होता है। और अब बात करते हैं ड्रग्स की लत की। तो ड्रग्स की लत जो होती है, देखिए ये जो लत होती है लंबे समय तक यदि व्यक्ति इसका सेवन करता है तो निश्चित रूप से इसका शरीर कंकाल के रूप में बन सकता है, बदल सकता है, मतलब कि कमजोर हो सकता है। अब इसकी कारण को समझे, इसके पीछे क्या तर्क हम लगा सकते हैं? तो देखिए जो ड्रग्स होता है यानी कि कोकीन होता है ना, और इनका जब लगातार इस्तेमाल कोई व्यक्ति करता है तो उसकी जो भूख होती है वो अपने आप वहां पर कम हो जाती है, और शरीर की जो ऊर्जा होती है वो तेजी से खर्च होती है। इससे व्यक्ति जो होता है कुपोषित हो जाता है, उसका वजन जो होता है वो बहुत तेजी से घटने लगता है ड्रग्स की
लत से। अब जिससे व्यक्ति धीरे धीरे लंबे समय तक वो शारीरिक दुर्बलता के कारण से ऐसे कंकाल के रूप में दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम चुनेंगे तीसरे विकल्प को। अब परिवार के सदस्यों के द्वारा तंबाकू का सेवन, तो इससे कोई यहाँ पर प्रभाव सीधे व्यक्ति को नहीं पड़ेगा, उसके सदस्यों को जरूर पड़ सकता है, जो कि कैंसर वगैरह के रूप में हो सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं। अगला प्रश्न, कार्य के आधार पर खाद्य पदार्थों को हम कितने श्रेणी, कितने भाग में बांट सकते हैं? 2, 3, 4, 6। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्य के आधार पर, यानी कि कौन सा खाद्य पदार्थ किस प्रकार का कार्य करता है। तो कार्य के आधार पर हम ऊर्जादायक, शरीर निर्माण और सुरक्षात्मक रूप से 3 समूह में इनको बांटते हैं। और 3 समूह में जो हमारा पहला समूह होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, जैसे कि प्रोटीन होता है, और इसी के साथ में ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ जो तो ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है। कुछ खाद्य पदार्थ हमारे लिए सुरक्षात्मक रूप से कार्य करते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, फाइबर। तो इस प्रकार से हम इनको 3 समूह में बांट देते हैं। पचे हुए भोजन से उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ पर अवशोषित होते हैं? तो ये हमारे पाचन से संबंधित है। ये हमारे पेट की दीवार के द्वारा, छोटी आंत की दीवार द्वारा, बड़ी आंत की दीवार द्वारा, या फिर यकृत में। तो देखिए ये हमारी जो छोटी आंत होती है, जो हमारा भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद में आंतों में वो जाता है, और उससे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण खनिज होते हैं या जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनका, कहने का मतलब भोजन से जो भी सार निकलता है, उस सारे सार का अवशोषण छोटी आंत की दीवार जो होती है वो करती है। आगे प्रश्न लेते हैं अगला। सीताम्मा का परिवार, जिसमें दादा दादी, छोटे चाचा, बुआ, माता पिता और छोटी बहन गीताम्मा एक साथ रहते हैं, ये किस प्रकार का परिवार है? देखिए जहाँ पर दादा दादी, छोटे चाचा, बुआ, माता पिता, बहन सभी साथ में रहते हैं, तो इस प्रकार का परिवार निश्चित रूप से हमारे लिए एक संयुक्त परिवार होता है। और संयुक्त परिवार में रहने का अपना एक मजा होता है। यहाँ पर कई पीढ़ियां और हमारे अनेक जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब जैसे कि चाचा हुआ, चाची हुआ, दादा दादी, फूफा, कोई भी यहाँ पर हमारे साथ में मिलकर के रहते हैं। तो ऐसा परिवार, हमारा संयुक्त परिवार जो होता है, वो यहाँ पर कहलाता है। आगे देखिए, असम के घरों की मुख्य विशेषता। असम के घर से संबंधित प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है। और यहाँ के जो घर होते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो ये मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें मोटी होती है या फिर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे, ऊपर बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। फोर्थ, उनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो देखिए असम के जो घर होते हैं, इनकी मुख्य विशेषता होती है कि ये जमीन से 10-12 फीट ऊपर बांस के जो मजबूत खंभे होते हैं ना, उन पर बने होते हैं। अब उन पर बने होने का जो कारण है, तो वो क्या होता है कि वहां पर भारी वर्षा, बाढ़ आदि से बचने के लिए जो असम के घर होते हैं, वो बांस के ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। हवा में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो होती है 78% यहाँ पर पाई जाती है, और वायुमंडल में भी ये सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी का है। आगे लेते हैं, बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक महत्वपूर्ण बन जाता है? सबसे उपयोगी कौन सा होगा? यूरिया, डीएपी, सोडियम फास्फेट या वर्मी कंपोस्ट? तो देखिए यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट जो है, ये एक जैविक जो होता है, जैविक कंपोस्ट होता है। तो यहाँ पर ये जैविक खाद जो होता है, ये पौधे और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए बागवानी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है वर्मी कंपोस्ट। आगे लेते हैं, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में मजबूत हुआ? यहाँ पर 4 विकल्प हमारे सामने हैं। अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन जो था, ये इसका नेतृत्व जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कार्यकर्ता थे, उनके नेतृत्व में ये मजबूत हुआ था। और चिपको नाम से स्पष्ट है, ये पेड़ों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं? अब देखिए बात की जाए, भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून से आखिर क्यों प्रभावित नहीं होते हैं? क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर है, वे हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित हैं, या उन क्षेत्रों में हवा बहुत पतली होती है, ये भूमिगत जल स्रोतों से अलग है। तो यहाँ पर बात की जाए, ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होते हैं, इसलिए क्या होता है कि मानसून का इन पर ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। आगे लेते हैं,
अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द किस भाषा से आया? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या जर्मन? तो यहाँ पर बात की जाए, पर्यावरण जो शब्द है ये आया है फ्रेंच भाषा से। तो यहाँ पर विकल्प हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का एक अजैविक घटक है? अब जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए इसके अजैविक घटक की, तो देखिए अजैविक घटक में, अजैविक का मतलब नाम से ही यहाँ पर देखिए, अजैविक मतलब जो जो जीव ना हो, है ना, और जैविक का मतलब जो जीव हो। अब जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये जीव के अंतर्गत आएंगे, तो ये घटक जैविक हुआ। कोई भी जानवर हुआ जैविक हुआ। अजैविक में जैसे कि पत्थर हुआ, पहाड़ हुआ, नदी, मैदान, है ना, मिट्टी, ये सभी अजैविक घटक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम पहचान सकते हैं कि जो पहाड़, मैदान है, ये हमारे अजैविक घटक हुआ। अब देखिए अपघटनकर्ता ये एक जैविक घटक है क्योंकि सूक्ष्म जीव है, तो यहाँ पर ये जैविक होगा, पर पहाड़, मैदान अजैविक होंगे। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के अंतर्गत कौन आएंगे? अभी हमने बात की थी जैविक की, और जैविक के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं जैसे कि उत्पादक, ये भी जैविक होते हैं। उपभोक्ता भी, यानी कि हम खुद भी जैविक में आते हैं, अपघटनकर्ता भी जैविक में आते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही निश्चित रूप से हमारे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में ये शामिल होंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो प्रश्न के लिए बन जाएगा पहला विकल्प। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? अब ये अपघटनकर्ता होता है, ये आखिर करता क्या है? तो यहाँ पर डिकम्पोजर जो होता है ये भोजन उत्पन्न करता है, जीवित चीजों को खाता है, या फिर मरे हुए जीव को मिट्टी में मिलाता है, या केवल शाकाहारी जीवों को खाना। तो इसका कार्य जो होता है डिकम्पोजर का, ये होता है कोई भी जीव जब मर जाता है, उसको खाने वाला कोई भी ना हो, तो अपने आप अपघटनकर्ता डिकम्पोजर जो होते हैं उसे धीरे धीरे पर्यावरण से नष्ट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और उसके पोषक तत्व को मिट्टी में मिला देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा उत्तर है। आगे देखिए, शेर और बाघ जैसे मांसाहारी जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकते हैं, किस श्रेणी में रखे जाएंगे? अब देखिए यहाँ सीधे हिंट मिलती है, द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, यानी उनसे ऊपर वाले ही रहेंगे। तो यहाँ पर द्वितीयक प्राथमिक का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, सीधा बन जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तो तीसरा विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। और ये जो होता है शेर और बाघ, ये क्या होते हैं? मांसाहारी जीव, और ये ऊपरी स्तर के यहाँ पर उपभोक्ता होते हैं, तृतीय श्रेणी के। चलिए, किस वायुमंडलीय परत में हवाई जहाज उड़ाने की जो दशा दिशा होती है ये पाई जाती है? तो यहाँ पर बात की जाए तो ये क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो यहाँ पर देखिए समताप मंडल जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि तापमान जो होता है स्थिर होता है, और जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूलित वातावरण या मौसम होता है वो यहाँ पर होता है। तो विमानन के लिए ये स्तर जो होता है, ये मंडल जो होता है, ये अनुकूलित होता है। तो यहाँ पर समताप मंडल जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न की बात की जाए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात की जाए, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य या बहिर्मंडल? तो यहाँ पर मध्य मंडल जो होगा ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यहाँ पर रहेगी, मध्य मंडल। चलिए आगे प्रश्न है, रेडियो तरंगे किस मंडल में प्रवाहित होती हैं जहां संचार उपग्रह स्थापित हैं? तो देखिए जो रेडियो तरंगे होती हैं ये मध्य, आयन, बहिर या समताप मंडल। तो यहाँ पर बात की जाए रेडियो तरंगों की, तो ये आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर इस मंडल में ये प्रवाहित होती है। और जो संचार संबंधी गतिविधियां होती है ना, वो इसी मंडल में यहाँ पर देखने को मिलती है। सैटेलाइट जो होते हैं, संबंधित संकेत जो होते हैं, इसी क्षेत्र में यहाँ पर होते हैं। तो आयन मंडल हमारा उत्तर होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें हल्की गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम आदि पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की बात हो रही है, और ऊपरी परत जो होती है वो कहलाती है हमारे लिए बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पर ये वो क्षेत्र होता है जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में हल्की गैसें
और इसके ऊपर उपग्रहों का क्षेत्र जो होता है वो मतलब खत्म माना जाता है। आगे देखिए, सॉरी, उपग्रह का क्षेत्र आता है, ग्रह का क्षेत्र खत्म हो जाता है मतलब वहां पर। आगे देखिए, विटामिन क्या है और क्या इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात की जाए विटामिन की, तो विटामिन क्या है और इससे क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, या मतलब क्या इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक है, पहले तो आपको ये समझना है। तो यहाँ पर ये कार्बनिक होता है। और क्या इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो विटामिन से कभी भी सीधे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है और जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तीसरा विकल्प उत्तर होगा। अब देखिए, इनसे सीधे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, पर यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसके लिए ये आवश्यक होते हैं विटामिन। इनसे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक होता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ अनेक प्रकार के रोगों से भी हमें बचाते हैं। तो ये हमें सीधे ऊर्जा नहीं देते हैं, पर शरीर की आवश्यक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। चलिए, तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हुआ। विटामिन की खोज जो थी वो किसने की थी, तो यहाँ पर वाटसन, फंक, हैकेल या लैंडमैन। तो यहाँ पर विटामिन की खोज करने वाले जो थे वो थे फंक, और फंक ने यहाँ पर इनकी खोज की थी। आगे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील, दोनों को याद रखिए। तो जल में बी और सी जो होते हैं ये घुलते हैं, और बाकी इनको छोड़कर सारे जो होते हैं वसा में घुलते हैं। आप एक को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप आपके लिए याद हो जाएगा। तो आप जल वाले को याद रखिए BC, और बाकी जो है वसा में है। आगे देखिए, बांझपन के लिए किस विटामिन की कमी से बांझपन जो होता है ये होता है। अब ये महत्वपूर्ण बनता है ये प्रश्न। तो देखिए, विटामिनों में से जैसे जैसे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं वही प्रश्न हमने टॉपिकों से लिए हैं। तो बांझपन जो होता है ये विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई या ए। यहाँ पर विटामिन ई जो होता है जिसे टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, और ये हमारे प्रजनन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब इसकी समस्याएं होती है, इसकी कमी होती है, तो प्रजनन संबंधित समस्याएं जो होती है वो उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर बांझपन जो है इस विटामिन की कमी से होता है। आगे लेते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन यहाँ पर हमारी हेल्प करता है। तो देखिए, यहाँ पर विटामिन C, D, B या के। तो विटामिन जो के होता है ये हमारे रक्त का थक्का जमाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसकी कमी जब यदि हो जाती है तो जो रक्त स्त्राव होता है वो कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब थक्का वहां पर बनने में काफी देर लगेगी। स्टॉकहोम सम्मेलन जो होता है ये कब आयोजित किया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था 1970, 72, 85 या 92। तो ये आयोजित किया गया था वर्ष 1972 में। जी हाँ, पहला विश्व मानव पर्यावरण सम्मेलन जो था ये स्टॉकहोम में 1972 में यहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय जो है वो यहाँ पर कहाँ पर है। तो देखिए, स्टॉकहोम स्वीडन, वाशिंगटन अमेरिका, नैरोबी केन्या या मॉन्ट्रियल कनाडा। तो यहाँ पर नैरोबी जो केन्या है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हम संक्षिप्त में कहते हैं UNEP, और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो वो नैरोबी में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होगा वो संबंधित यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, ओजोन परत संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। तो यहाँ पर ये ओजोन परत संरक्षण से निश्चित रूप से संबंधित होगा हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन थर्ड प्रश्न का उत्तर होगा। आगे लेते हैं, एजेंडा 21 किस शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। तो यहाँ पर एजेंडा 21 जो था ये किस शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 या क्योटो प्रोटोकॉल 1997 या फिर रियो सम्मेलन। तो यहाँ पर हम कहें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जो था ये इससे संबंधित यहाँ पर था। तो एजेंडा 21 जो था ये 1992 के रियो जो था सम्मेलन का हिस्सा था। और
1992 में ही यहाँ पर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान यहाँ पर अपनाया गया था। तो ऑप्शन सेकंड प्रश्न का उत्तर होगा। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेमिस जो है ये लद्दाख क्षेत्र में आता है और क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में ये फैला भी हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा के अलावा अन्य जगह है। तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, साइलेंट वैली कहां पर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। साइलेंट वैली यहाँ पर जो है ये दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और यहाँ पर जैव विविधता जो होती है वो काफी समृद्ध है। इसीलिए साइलेंट वैली जो है ये नाम आप बार बार आपने हर जगह पर सुना है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो उत्तर हमारा होगा विकल्प 2 जो कि होगा केरल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जिम कॉर्बेट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या अन्य संरक्षित क्षेत्र। अब इसमें बात की जाए तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर होगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन जो सेकंड होगा सुंदरबन, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी यहाँ पर है और दलदली क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा उत्तर होगा। ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो होता है ये कब मनाया जाएगा? 5 जून, 22 मई, 16 सितंबर या फिर 21 मार्च। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है 16 सितंबर। ये ओजोन दिवस मनाते हैं हम इस दिन। और देखिए, कोई भी दिवस जो होता है तो उस दिवस को मनाने के पीछे क्या होता है, लोगों को उस दिवस के प्रति जागरूक करना। जैसे हम मना रहे हैं ओजोन दिवस, अब ओजोन दिवस का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस दिवस के प्रति, ओजोन के प्रति, ओजोन के संरक्षण के प्रति जागरूक हो। यहाँ पर 16 सितंबर जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस, अब जल को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, उसके लिए मनाते हैं हम जल दिवस। और जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर जल दिवस, 22 मार्च हमारा उत्तर होगा। चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये है विश्व आर्द्र भूमि दिवस और इसे हम कब मनाते हैं? तो ये 2 फरवरी, 7 अप्रैल, 11 जुलाई या 14 दिसंबर। तो इसे हम मनाते हैं 2 फरवरी को निश्चित रूप से। ये हमारा उत्तर होगा पहला विकल्प। आगे लेते हैं, बाघ दिवस कब मनाते हैं? अब आप भी अपना उत्तर जो है कमेंट्स में देते रहिए ताकि आपको भी अपना उत्तर जो है वो पता चले। 5 जून, 21 मार्च, 29 जुलाई या फिर 14 दिसंबर। तो यहाँ पर उत्तर होगा 29 जुलाई और यहाँ पर इसे मनाते हैं हम बाघ दिवस के रूप में। आगे लेते हैं, भारतीय मुख्य भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? देखिए, यहाँ पर उत्तरी भाग की बात पूछी है और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या पार्सल पॉइंट या केप कैमोरिन। तो यहाँ पर उत्तर होगा इंदिरा कॉल। देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी भाग है ना, भारत का अंतिम जो दक्षिणी भाग है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। पर उत्तरी भाग कौन सा होगा? इंदिरा काल। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना आगे है? अब जो ग्रीनविच समय रेखा है उससे हमारा भारत का समय कितना आगे है? तो 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे। तो यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट, मतलब कि हम कह सकते हैं
5 घंटे आगे है भारत का समय। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या अंडमान सागर? तो यहाँ पर लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और ये कहाँ पर होगा? तो अरब सागर। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा दूसरा विकल्प। चलिए आगे लेते हैं। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन के धूलकण, मीथेन। तो कई बार हमने पढ़ा एसिड गैस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होती है तेजाबी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर केरल का पारंपरिक नृत्य है और जो जाना जाता है कथकली के रूप में। ऑप्शन थर्ड हमारा उत्तर। आगे लेते हैं यहाँ पर मधुमक्खी पालन। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या विटीकल्चर? तो देखिए यहाँ पर एपीकल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन का विज्ञान है। तो यहाँ पर इसमें शहद और मधुमक्खी पालन जैसे तरीकों का अध्ययन हम करते हैं एपीकल्चर में। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। रेगुर मिट्टी की एक विशेषता क्या है? अब यहाँ पर रेगुर मिट्टी की बात की जाए तो देखिए रेगुर मिट्टी हम किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी जो होती है उसी को हम कहते हैं रेगुर मिट्टी। और इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें कपास की खेती काफी बेहतर होती है ना? और इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसमें कपास की खेती अच्छी होती है और इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैसूर, लखनऊ, देहरादून या चेन्नई? तो यहाँ पर हम कहेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्थित है लखनऊ में। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। इसमें प्रश्न आपका जो है CDRI के रूप पर भी आ सकता है। इसका संक्षिप्त नाम CDRI और ये कहाँ स्थित होगा? लखनऊ में। तो दोस्तों ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो इन टॉपिकों से संबंधित थे और इनसे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।